गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पुरानी चैप्टर को लेकर के उसे समझाने के लिए फिर आपके सामने आपकी एसएसटी टीचर शिवी सक्सेना आ चुकी हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को आज क्लियर कर लेते हैं। इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेडिवल हिस्ट्री। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज थे जिसके द्वारा हमें मेडिवल हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिली। तो स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज को कलेक्ट किया। वो क्या करते थे, रिकंस्ट्रक्ट करते थे उनको और उसके बाद रीचेकिंग करते थे उनकी कॉइन्स की, और फिर जा कर के फिर कलेक्ट करके फिर उसकी चेकिंग होती थी, फिर उसको कंक्लूज़न निकालते थे एक्यूरेट कि किस तरीके से वाकई में ये सही है और किस तरह से इसको पॉसिबिलिटी के साथ इसको आगे रखा जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो भी प्रूफ मिले, जो भी इंफॉर्मेशन मिली, उसको सही तरीके से लोगों के सामने रखा हिस्टोरियंस ने। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में जब आप थे, तब आपने पढ़ा था कि हिस्टोरियंस जो थे वो डिपेंड हुआ करते थे ज़्यादातर आर्कोलॉजी से। आर्कोलॉजी के द्वारा ही उन्हें बहुत सारी एंशियंट पास्ट जो भी नॉलेज थी वो प्राप्त हुई थी। दे एक्सकेवेट एंशियंट सेटलमेंट। क्या होता था, खुदाई करने के बाद बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं जिससे कि कहीं बिल्डिंग्स में, ग्रेव्स में, पोर्ट्रेट से, सील्स से, इनके द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन मिली शुरू से जो कि आज हमारे काम आ रही है, जिसके द्वारा हमने जाना कि हमारा मेडिवल टाइम पीरियड में क्या क्या था। और इसमें आपने जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसमें बताया गया था कॉइन्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, आपकी आर्टिस्टिक एविडेंस के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिली जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री पहले कैसी हुआ करती थी, हमारे किस तरीके से लोग रहते थे, क्या यूज़ करते थे, किस तरीके से उनकी लाइफ चलती थी, किस तरीके से वो खाते पीते, ओढ़ना पहनना किस तरह से उनका होता था। ये सारी चीज़ें हम जब इन चीज़ों के सोर्सेज हमें मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, तब हमें जानकारी मिलती है। इसी तरीके से सेम जैसा आपने 6th स्टैंडर्ड में अपने क्लास में पढ़ा था, सेम वैसे ही मेडिवल पीरियड में भी इंडियन हिस्ट्री जो थी, बहुत सारे सोर्सेज ऐसे थे जिससे कि हमें मेडिवल हिस्ट्री मिली। सबसे पहले आपकी इसमें आती है एपिग्राफिक एविडेंस। क्या होता है एपिग्राफिक एविडेंस स्टूडेंट्स? जिसको हम इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस जो वो होते हैं जो रिटन में, राइटिंग के रूप में हमें मिलते हैं, चाहे वो मेटल के ऊपर हो, रॉक के ऊपर हो, चाहे स्टोन के ऊपर हो। इस तरीके से बहुत तरीके का हमें इंस्क्रिप्शन मिला है जिसको कि रिकॉर्ड हमारा मेडिवल हिस्ट्री का हमारे पास कलेक्ट हुआ। इसी तरह से द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी होती है ना, इस इंस्क्रिप्शन की जानकारी मिलती है, उसको हम एपिग्राफी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हमें मिलते चले गए। और आपने लास्ट ईयर ये भी पढ़ा था अपनी क्लास में कि पिलर और रॉक्स पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे, जैसे कि अशोक या मौर्यन किंग्स हुआ करते थे, उन्होंने जो पिलर्स बनवाए थे उन पर बहुत सारे उन्होंने अपनी जानकारी, अपने हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ उस पर नोट करवा रखा था, जो आज भी हमारे लिए हिस्ट्री बन गया और हमें इंफॉर्मेशन उससे मिलती चली गई। तो फिर और आप देखिए इसी तरीके से। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस का क्या होता है ये स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा हो, ये शॉर्ट भी हो सकता है, 2 लाइन्स पर भी हो सकता है। इंस्क्रिप्शंस में रिटन में मिलता है ना रिकॉर्ड, उसी को तो कहते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये पिलर्स के ऊपर लिखे हुए थे, कहीं वॉल्स पर लिखे हुए थे। तो इंस्क्रिप्शंस केवल छोटे नहीं होते थे, बल्कि ये 2 लाइनों के रूप में डेडिकेशन करते हुए, जैसे टेम्पल को के स्टैच्यू को लेकर के कुछ डेडिकेशन दिया है, या फिर और कोई पोइम लिखी हुई है, या फिर किंग्स की के अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं, एट्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि एक उसमें आपके पिलर्स के ऊपर उन्होंने लिख रखा होता है, जिसको कि हम जब देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा पुराना समय किस तरीके का था।
इस तरीके की जो लॉन्ग लॉन्ग पोइम्स उसमें लिखी होती हैं पिलर्स वगैरह पर, जो किंग्स की, जिसमें उन्होंने तारीफ़ की होती है, उनके गुणगान किए होते हैं, इसको बेटा प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है। फिर और जब आप इसी चैप्टर में आप आगे बढ़ते चले जाते हो तो आप देखते हो कि इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं कॉपर प्लेट के ऊपर भी लिखे जाते हैं, जिसमें कि रिकॉर्ड हमें क्या होता था, कॉपर की प्लेट पर रिकॉर्ड्स उनके लिखे जाते थे जो लोग बहुत ज़्यादा रिच होते थे और टेम्पल का काम किया करते थे। तो ऐसा उन्होंने डिवाइडेशन कर रखा था। ये रिकॉर्ड जो था, इसको किंग्स का भी जो उनको उसमें अचीवमेंट्स लिखने होते थे तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। फिर आप देखेंगे आगे चल के एक बहुत ज़्यादा पेपर का भी यूज़ होने लगा था, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे थे इसको। तो इन्होंने जो वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पेपर इंस्क्रिप्शंस वर ए यूजफुल वे ऑफ गेटिंग ए मैसेज अक्रॉस ए लार्ज ऑडियंस। फिर धीरे धीरे हमें जो रिकॉर्ड मिले और भी अच्छे सबूत के रूप में मिलने लगे। इसके अलावा फिर जब हम आगे टॉपिक लेते हैं, इसका चेंज होता है तो वो कॉइन्स का रूप ले लेता है। कॉइन्स से हमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सकती है स्टूडेंट्स? वही तरीका है जैसे कॉइन्स के ऊपर जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो मेटल का कॉइन बनवाते थे, फिर उसके ऊपर अपना इमेज को उसमें बनवाते थे, जिससे कि वो इतना अच्छा मेटल होता था कि एज इट इज़ आज भी खुदाई के दौरान जब वो चीज़ें मिलती हैं तो वो एज इट इज़ हैं और उनको बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है। और जो स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, मतलब कॉइन्स के द्वारा जो हम स्टडी करते हैं, उसको कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूमिस्मैटिक्स। ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मैं देने वाली हूँ जिसके आपको आंसर देने होंगे। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम कॉइन्स टेल अस अबाउट द किंगडम्स। क्या जानकारी देते थे हमें कॉइन्स? उस कॉइन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी किंग्स की, वो हमको जानकारी इससे मिलती थी कि वो किंग किस तरीके का होता था, उसने राज्य कैसा किया होता था, वो किस तरीके से लोगों पर आक्रमण करता था, किस तरीके से उसने बहुत सारे उसकी आर्मी कैसी होती थी, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हमें उस कॉइन के ज़रिए से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से कॉइन्स के थ्रू भी बहुत सारे मिले हमें। आप अपनी बुक में देख रहे होंगे गोल्ड कॉइन बना हुआ है, एक सिल्वर कॉइन बने हैं नीचे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। जो कौन हुआ करता था? मोहम्मद बिन तुगलक मेडिवल इंडिया का बहुत पावरफुल रूलर था जो 1327 सीई में इसने राज्य किया था। और इसके ऊपर आप देखिए गोल्ड कॉइन है जो कि जिसको कि जो गोल्ड कॉइन है कॉल्ड तनका, इसको तनका कहा जाता था। इशूड बाय बलवान, एक किंग था जो बलवान था, उसने इसको बनवाया था। 1266 से लेकर के 1287 तक इसने राज्य किया था। इस तरीके से कॉइन्स के द्वारा हमने अपने किंग्स के बारे में जानकारी हासिल की। आगे बढ़ेंगे हम तो मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स के द्वारा किस तरीके से हमें मेडिवल इंडिया की जानकारी मिली। तो बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जिनके द्वारा टेम्पल्स बनवाए गए, पैलेसेस थे, मॉस्क्यूज थे, जिसके के द्वारा हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, मॉस्क्यू, और इसके अलावा दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, मंडू, ये वो जगह हैं जहाँ पर कि हमारी इंडियन हिस्ट्री आपके मोनूमेंट्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो हम देख सकते हैं, जिससे अंदाज़ा लगता है कि किस तरह से हमारी पहले की इंडियन कल्चर हुआ करती थी। एक और है इसमें, आगे बढ़ेंगे तो पेंटिंग्स, ये बहुत अच्छा सोर्स है जिसके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी मेडिवल टाइम पीरियड की हासिल हुई। हमने बहुत सारे गेन किया है ऐसा कुछ जो कि हमें पेंटिंग से अंदाज़ा लगा सके। आगे इसमें देखिए, ये वो सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का जो मेडिवल टाइम पीरियड के इंडियन हिस्ट्री को हमें बताता है। इसमें आर्टिस्टिक प्रोग्रेसेस दिखाई गई हैं जो हमें पता चली हैं इसकी, और जो द पेंटिंग्स सर्व एज ए रिकॉर्ड ऑफ द लाइन्स ऑफ डिसेंट ऑफ किंग्स एंड नोबल्स। क्या होता था
कि जो पेंटिंग्स होती थी उनको देखने के बाद ये पता चलता था कि उनकी उसमें पिक्चर्स बना दी जाती थी और पूरा उनका वो दिखाया जाता था, राज्य महल जो होता था वो किस तरीके से अपने मंत्रियों के साथ में, अपने दरबारियों के साथ में बैठा करते थे। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जरा नीचे देखिए, एक पिक्चर बना हुआ है एम्परर औरंगज़ेब का जो कोर्ट में है और उनके साथ में बहुत सारे उनके और दरबारी हैं। और आप देखिए औरंगज़ेब डिड नॉट एनकरेज मुग़ल पेंटिंग, सम ऑफ द बेस्ट वर्क वाज डन इन हिज रीजन एंड फॉर हिम। तो इस तरीके से पेंटिंग्स भी स्टूडेंट्स वो ज़रिया होता था जिससे कि हम उस समय की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से कलेक्ट कर सकते थे। चलिए, तो इसके अलावा और टर्न करिए अपने पेज को, पेज नंबर 6 पर, लिटरेरी एविडेंस। एक सोर्स ये भी है जो लिटरेरी सोर्सेज के द्वारा हमें मेडिवल टाइम पीरियड की बहुत सारी हिस्ट्री सोर्सेज मिले, इंफॉर्मेशन मिली। देखिए, लिटरेरी एविडेंस कंसिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स। लिटरेरी एविडेंस होता है वो हमें हिस्टोरिकल राइटिंग के रूप में बहुत कुछ मिला। इसमें बायोग्राफीज़ मिली, प्लेस मिले, नॉवेल्स मिले, एपिक्स मिले। ये इसके द्वारा हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारी मेडिवल टाइम पीरियड में हमारी हिस्ट्री कैसी थी, हमारा कल्चर कैसा था। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमें मिलती चली गई। अच्छा, लिटरेरी सोर्सेज का एक और था, इसको दो पार्ट्स में स्टूडेंट्स, टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया था। एक था इंडिजिनस सोर्सेज और दूसरा था फॉरेन सोर्सेज। अच्छा, इंडिजिनस सोर्सेज क्या होता था स्टूडेंट्स? उसको कहते थे जो कि हम अपनी कंट्री के बारे में जिसमें हम बात करते थे। और जो आपका फॉरेन सोर्सेज था, आपको नाम से अंदाज़ा लग रहा है, दोज रिटन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स टू द कंट्री, जिसको कि फॉरेन ट्रेवलर्स ने लिखा है, विदेशियों ने, तो उसको हम फॉरेन सोर्सेज कहते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रेवलर से क्या मतलब हुआ, जो विदेशी लोग थे वो हमारे देश में आए और उन्हें हमारे देश की कल्चर बहुत अच्छी लगी। यहाँ का जो राजा होता था, उसका जो भी कुछ था, शासन था, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने रिटन में रिकॉर्ड दिए, उन्होंने लिखा वो सब कुछ, तो वो हमें मिला। उससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने इंडिजिनस सोर्सेस वो होते थे जो हमारे अपने मतलब जिसमें कि हम अपनी कंट्री के लोगों ने ही उसमें लिखा होता है, तो वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। फिर देखिए, इसके अलावा इसमें अच्छा फॉरेन सोर्सेज में हमारे अल-बरूनी बहुत बड़े वो थे, उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे इंडियन कल्चर के बारे में लिखा है। ये पर्शियन ट्रैवलर थे, केम टू इंडिया, ये भारत आए। और महमूद ऑफ गज़नी 11th सेंचुरी में के टाइम की बात है जी, ये जब ये यहाँ पर आए थे। ही मास्टर्ड संस्कृत एंड रोट ए साइंटिफिक ट्रेटाइज कॉल्ड तहकीक हिंद। इन्होंने तहकीक हिंद करके एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने मोहम्मद ऑफ गज़नी के बारे में लिखा, एन इंक्वायरी इनटू इंडिया, जिसमें इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। दिस बुक कंटेन्स ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द कल्चर ऑफ इकोनॉमी ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसमें कि बहुत सारी हमारे देश की इंफॉर्मेशन, शान व शौकत और उसकी सभ्यता के बारे में, मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में उन्होंने लिखा। इसके अलावा फिर एक और पर्सन आए, IBN बटूटा, जो कि 14th सेंचुरी में आए थे, मोरक्को बॉर्न ट्रैवलर थे जी। इन्होंने रोट अबाउट द रीज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा, क्योंकि जिस समय वो आए थे तब यही हमारे शासक थे, तो इन्होंने इनके बारे में भी लिखा। और फिर आगे चल के मार्को पोलो इटालियन एम्बेसडर थे, इन्होंने चाइनीज़ एम्परर कुबलई खान पास्ड थ्रू साउथ इंडिया 1292 CE में, इन्होंने इनसे जो भी कुछ इन्होंने बहुत सारा हमको रिटन में रिकॉर्ड्स दिए, जिससे कि आज हमें पता चलता है। ही रोट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ सोशल कस्टम एंड कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी उसमें बातें लिखी, चीज़ें लिखी जो हमारे सोशल कस्टम्स का बताती है, जो साउथ इंडिया का है उसको उसमें उन्होंने दर्शाया, बताया। फिर और आगे आप बढ़िए तो किस तरीके से हम इसमें सोर्सेज हमको मिलते चले गए। तो अभी हम बात कर रहे हैं फॉरेन सोर्सेज की। फिर बाबरनामा, द ऑटोबायोग्राफी और मुग़ल एम्परर बाबर, एंड अकबरनामा, द बायोग्राफी ऑफ
एम्परर अकबर, ये दोनों उस समय की बहुत बड़ी हमारे लिए ग्रंथ थे जो एपिक्स थे। फिर आगे चल के इसको भी इसी समय में हमें मिला, जिससे कि हमें बहुत सारी अपनी कल्चर बाबरनामा में और अकबरनामा में मिलती है। आफ्टर द केयरफुल स्टडी ऑफ दीज वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर स्टूडेंट्स हम इन सोर्सेज की इंफॉर्मेशन की बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमें मैनी ऑफ विच आर नॉट ऑलवेज कंटिन्यूस और ऑथेंटिक, हिस्टोरियंस हैव ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। हमें बहुत सारी कोशिश की है हिस्टोरियंस ने कि हमें वो मेडिवल टाइम पीरियड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रदान कर सके, हमें दे सके, हमें पूरी जानकारी उससे मिल सके और हम उसका एजुकेशन के ज़रिए से हम उसे ले सकें। वी विल बिगिन आवर स्टडी इन 700 CE इन इंडिया एज इट वॉज सून आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। तो इस तरीके से इसका अंत हुआ, लास्ट हुआ 700 CE में। फिर देखिए इसमें ये चैप्टर इस तरीके से आपका फिनिश हो चुका है आज स्टूडेंट्स। तो फिर मैं एक बार दोहराऊंगी कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे मेडिवल हिस्ट्री के। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकालने हैं और आपको हार्ड वर्ड्स भी निकालने हैं। तो सभी स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तभी समझ सकेंगे इसको। क्लियर? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेडिवल हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते थे तो आपने 6th स्टैंडर्ड में भी देखा था कि आपको ज़्यादातर जो सोर्सेज थे वो हमें काई से मिले थे। एक तो आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स के द्वारा मिले थे और दूसरे आपके इंस्क्रिप्शंस के द्वारा मिले थे। फिर आगे बढ़े जब हम मेडिवल पीरियड में तो क्वाइंस भी आ गया, इसके साथ साथ बिल्डिंग स्कल्पचर्स भी आ गए, पेंटिंग्स भी आ गए, हिस्टोरिकल राइटिंग्स भी आ गए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ गई हमारी इंडियन हिस्ट्री में जिसके द्वारा हमें इस टाइम पीरियड के बारे में ढेरों जानकारी मिलती चली गई। तो आप इसमें यही देख रहे थे, अभी तक आप समझ रहे थे। तो आप इनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आप निकालेंगे और उसके आंसर देंगे। हार्ड वर्ड्स इसमें स्टूडेंट्स ढेरों हैं, बहुत सारे हैं, कलेक्शन बहुत सारा है हार्ड वर्ड्स का। अगर आप नेट से भी निकाल के मुझे हार्ड वर्ड्स देते हो उसके मीनिंग निकाल के तो भी स्टूडेंट्स आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, आपको याद रहेगा कि हमें कौन से हार्ड वर्ड्स का क्या मीनिंग देना है। क्लियर है? बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके लिए, इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है, पेंटिंग्स है, हिस्टोरिकल राइटिंग्स है, आपके लिए प्रशस्ति है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको कि आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसमें भी सेम वही करेंगे, 10 हार्ड वर्ड्स निकाल के उसके मीनिंग्स आप लिखेंगे। इसके अलावा आपको इतने आप जो मैंने टॉपिक आज आपको पढ़ाया है इसमें से आप 10 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आप निकालोगे और अपनी नोटबुक पर उसको नोट करोगे। आफ्टर दैट आई विल गिव यू द exercise of this chapter and questions of this chapter and true false and MCQs. These are 4 things in this chapter. मैं इसको आपको कराऊंगी, जो आपको मैं PDF बना करके दूंगी, तब आप इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वो आपको अपनी दूसरे रजिस्टर पर करना होगा और जो आप चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन निकाल के कर रहे हैं वो आपकी दूसरी नोटबुक है। इस चीज़ का ध्यान से सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको बिल्कुल भी जोड़ना नहीं है एक साथ कि आप एक ही नोटबुक पर सारा काम करोगे, बिल्कुल नहीं। आप जो लास्ट की एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए एक अलग नोटबुक बनाएंगे और जो आपको इसमें से निकाल के क्वेश्चन लाएंगे आप, वो आप अलग बनाएंगे। ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको प्रीवियस डे के क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे फाइंड आउट करने के लिए, अब मैं उसको आपको राइट आंसर बताने वाली हूँ कि वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी डिवाइडेशंस आर इन मेडिवल हिस्ट्री, राइट द नेम ऑल्सो। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स है, देयर आर 3 डिवाइडेशंस, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। Okay, I repeat this answer. How many dividations are in history? Write the name also. So answer is ancient, medieval and modern. Next question was, what is the meaning of medieval? Students, answer is medieval means middle age.
Next question was, how many dividations in medieval period, and give the name also. Answer is here. Two dividations are in this. First early medieval period, second later Vedic period. ये आपके क्वेश्चंस थे एंड यू विल फाइंड द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक. क्लियर. और नेक्स्ट जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो ये है स्टूडेंट्स कि आप अटेंडेंस ज़रूर अपनी फिल कर दें उसमें, जिससे कि वो मुझे मिल जाए. अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इसका आप पूरा ध्यान रखें. सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर फिल करें. ओके. और स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि आप अपने फैमिली के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, हमेशा बहुत अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पेरेंट्स का पूरा रेस्पेक्ट कीजिए, उनका ध्यान रखिए और आपको सभी के साथ बहुत अच्छे से रहना है. लगातार कोशिश करें, अपनी स्टडी को करते रहिए, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए. आप कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई करेंगे, इसके साथ साथ अच्छे अच्छे मैनर्स सीखेंगे, है ना. छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके घर के बड़े हैं, आप उनका आदर करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, जो आपसे वो कहेंगे आप उसे करेंगे. डिसरिगार्ड बिल्कुल नहीं करना है. इसके साथ साथ जो आपके परिवार में आपसे छोटे हैं आप उन्हें स्नेह देंगे, प्रेम देंगे और बहुत अच्छे से अपना समय गुजारेंगे. आपके पेरेंट्स आपसे बिल्कुल भी परेशान ना हो, उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन आपको नहीं देनी है. ऑलरेडी सभी पेरेंट्स अपने घर में टेंशन में हैं कि किस तरह से हमें अपने परिवार को बचाना है, इस मुसीबत से किस तरह से अपने आप को बचाना है. तो बच्चों, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप इस समय में उनका पूरा सहयोग करें, पूरा ध्यान रखें. वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आप उनके साथ सपोर्ट करिए और उनका ध्यान रखिए, उनकी रेस्पेक्ट करिए, उनकी बातों को मानिए और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखो. स्टूडेंट्स, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है. हर टीचर आपको इन बातों को समझाती है बच्चों, हर सब्जेक्ट टीचर आपको ये सब बताती हैं, लेकिन बस करना क्या होता है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है. आप उन चीजों को सुन लेते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो. ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है. आपको उसे अपने दिमाग में रखना है, उसे निकालना नहीं है. जब आप ध्यान से सुन के उसे आप एनालाइज करोगे, उसे अपनी लाइफ में यूज करोगे, डेफिनेटली आप भी खुश रहोगे, आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे और आपका एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है आपके परिवार में. जिम्मेदारी आपकी है कि आप कैसा एटमॉस्फेयर चाहते हो, किस तरीके का आप अपने घर में वातावरण बनाना चाहते हो. वो बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं घर के, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. अगर आप खुश रहोगे, आप अच्छे से रहोगे, अब आपके मन में एक अच्छी फीलिंग्स होंगी सबके लिए, डेफिनेटली बेटा ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश रहेंगे और आपकी फैमिली में आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा जिसकी कि आपको बहुत जरूरत होती है. बच्चे जो चाहें वो कर सकते हैं, इसलिए हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो गलत एटमॉस्फेयर बनेगा और आप चाहोगे तभी होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहना है, ना ही आपको ऐसा करना है. इन बातों का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से. आपको जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, जो भी कुछ दिया जा रहा है, आप उसको रिपीट कर करके नहीं समझ में आ रहा, आप मुझसे पूछिए, दोबारा पूछिए. लाइव क्लास में मैं आपके सामने आने वाली हूँ, आप उसमें मुझसे पूछेंगे, मैं आपको सब कुछ क्लियर करके बताऊंगी. ठीक है. आप लेकिन स्टडी में कोई भी आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए. डीप स्टडी आपको करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, पूरा ध्यान रखना है, अपना भी, अपने बड़ों का भी, अपने छोटों का भी. ठीक है स्टूडेंट्स, बाय.
है।